हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 23 ऑफ जुलाई 2025, 23 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। जगदीप धनकर एग्जिट नोटिफाइड बट की क्वेश्चंस रिमेंड। यूनियन होम मिनिस्टर ने ट्यूसडे के दिन इशू किया गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ जगदीप धनकर रेजिग्नेशन एज वाइस प्रेसिडेंट, और इन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर सबमिट किया है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको कल के दिन बताया है। इसके पीछे का जो रीज़न है, इन्होंने हेल्थ इश्यूज़ बताया है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ बताया है। ये मैंने आप लोगों को कल के दिन बताया था कि मार्च के मंथ में इनको एक कार्डिक अरेस्ट आया था। ठीक है, कार्डिक अरेस्ट आया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने इनको एडवाइस किया कि ये अभी इनको रेस्ट करने की ज़रूरत है, और ये जो रेजिग्नेशन है उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही साथ इनके जो एक्नॉलेजमेंट है उसको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर पे पोस्ट करके बताया है, और यहाँ पे बिना किसी एलोबरेशन के यहाँ पे इन्होंने पोस्ट किया। इन्होंने लिखा कि श्री जगदीप धनकर जी हैज़ गॉट मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू सर्व in our country in various capacities including the vice president of India, wishing him good health। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऑन द ट्विटर। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। टॉप कोर्ट इशूज नोटिस टू स्टेट्स एंड सेंटर ऑन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी, और इन्होंने ट्यूसडे के दिन कहा कि क्वेश्चन रेज बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू in her presidential reference regarding the powers of the president and governors in granting assent to the state bill concern the entire country। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि it is concern for the whole country, और इन्होंने कहा है कि इसका डिटेल जो हियरिंग है, इसकी डिटेल्ड हियरिंग यहाँ पे होगी कब? मिड अगस्त में यहाँ पे इसकी डिटेल्ड हियरिंग होगी, अराउंड इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे। तो इन्होंने फॉर्मल नोटिस इशू किया है टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट सीकिंग देयर रिस्पांस टू द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे तब तक के लिए इन्होंने पूरे स्टेट्स को, साथ ही साथ यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को ये नोटिस इशू किया है कि आप अपने रिस्पांस इसके ऊपर दें। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेकेंड पेज पे गवर्नमेंट स्कूल्स में आप देखेंगे ICT लैब्स को, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे हाई एंड लैपटॉप्स दिए जाएंगे। ये यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद जी का कहना है। ट्यूसडे के दिन इन्होंने कहा है कि दिल्ली जो गवर्नमेंट है ये अभी यहाँ पे ICT लैब, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो लैब्स हैं, इनको 175 गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टैब्लिश करने वाली हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री हाई एंड लैपटॉप्स टू 1200 मटेरियस स्टूडेंट हो पास द क्लास 10th एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लास 10th एग्जामिनेशन जिस स्टूडेंट्स ने अभी पास किया है उनको यहाँ पे अभी क्या मिलने वाला है? हाई एंड लैपटॉप्स मिलेगा। ये सारी चीज़ें किस स्कीम के तहत किया जा रहा है? मुख्यमंत्री डिजिटल एजुकेशन स्कीम के तहत ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, और इट इज़ एम टू इक्विप स्टूडेंट्स विद डिजिटल टूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे इन स्टूडेंट्स को डिजिटल टूल के साथ यहाँ पे इक्विप किया जा रहा है। जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसका प्रोसेसर i7 रहने वाला है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, जो कि इसी के पैरेलल में है। विन बिग अर्न बिग, दिल्ली रोल्स आउट रिकॉर्ड रिवॉर्ड्स फॉर मेडल विनिंग एथलीट्स। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने ट्यूसडे के दिन यहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया कि एक ऐसा पॉलिसी जिसकी वजह से जो दिल्ली कैपिटल का जो स्पोर्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है, वो यहाँ पे बूस्टअप होगा। अप्रूविंग सब्सटेंशियल कैश रिवॉर्ड्स एंड गवर्नमेंट जॉब फॉर मेडल विनिंग एथलीट्स एट इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल्स। तो यहाँ पे जो भी एथलीट्स यहाँ पे
नेशनल लेवल हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो, वहाँ पे एथलीट्स जो मेडल्स जीतेंगे उनके हिसाब से यहाँ पे उनको जॉब्स दिए जाएंगे, साथ ही साथ उनको कैश प्राइज दिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसमें कौन कौन से गेम्स को कवर अप किया गया है, ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स, एशियन पैरा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ एंड पैरा CWG, नेशनल और यहाँ पे पैरा नेशनल गेम्स को कवर किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं और जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं उनको अभी कितना दिया जाता है, ओके, और इसको रिवाइज कितना किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा होगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत अप्रूव की जा रही है, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लेकर आया जा रहा है। एथलीट्स को जो कि दिल्ली के हैं, who will win medal at such events such as Olympic, Asian Game, Commonwealth Game, Paralympic tournaments will not only receive the highest cash prize among Indian states but will also be eligible for the recruitment to the government jobs in grade A, B, C category depending on the level of achievements। ठीक है, तो उनके लेवल ऑफ अचीवमेंट्स बताएंगे कि उनको किस ग्रेड में जॉब मिलेगा, ग्रेड ए में या बी में या सी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ना ही केवल सिर्फ उनको कैश प्राइज दिया जाएगा बल्कि वो और एलिजिबल है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन में मूव करते हैं। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। मूव ऑन टू द सेकेंड एडिटोरियल। यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, उनको हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिमोट वर्क के रिगार्डिंग। रियलिटीज बिहाइंड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट ऑफ रिमोट वर्क। देखिए रिमोट वर्क होता क्या है, अक्सर जो लोग यहाँ पे घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, दैट व्हाट वी कॉल रिमोट वर्क। और यहाँ पे एक IFO इंस्टीट्यूट एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिपोर्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज़ किया जिसका टाइटल है ग्लोबल सर्वे ऑफ वर्किंग अरेंजमेंट। और इसको किसने रिलीज़ किया है, IFO इंस्टीट्यूट और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पहले इस रिपोर्ट का टाइटल लिख लीजिएगा, उसको किसने रिलीज़ किया है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें लगभग 16,000 कॉलेज एडुकेटेड वर्कर्स को कवर किया गया अक्रॉस 40 कंट्रीज बिटवीन 2024 और 25। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 16,000 कॉलेज एडुकेटेड वर्कर्स को यहाँ पे कवर किया गया है, तो ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये लगभग 40 कंट्रीज़ के यहाँ पे हमारे पास डाटाज हैं। ठीक है, तो 40 कंट्रीज़ के डाटा हैं 2024 से लेकर 2025 के बीच में। यहाँ पे इन्होंने कहा कि नो मैटर वेयर दे लिव वर्कर एक्सप्रेस अ क्लियर विश फॉर मोर रिमोट डेज। मतलब कि वो यहाँ पे चाहते हैं कि और रिमोट डेज हो, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, WFH, वर्क फ्रॉम होम वो चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को लिखना है। साथ ही साथ इसमें ये बताया गया कि इन कंट्री सच एज यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, पीपल एवरेज 1.6 रिमोट वर्क डे पर वीक। एक वीक में यहाँ पे इन कंट्रीज़ में कितना यहाँ पे रिमोट वर्क डेज है, 1.6। लेकिन अगर आप एशिया की बात करें यहाँ पे तो वो कितना है, सिर्फ 1.1। ओके, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कुछ इसके बीच में है, मतलब 1.3 1.4 के बीच में है। ठीक है, तो ये रिमोट डेज हैं, मतलब कि ये इतने दिन यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं। ठीक है, और आज के डेट में देखिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पे इस चीज़ के पीछे लगी हुई हैं, जैसे कि अभी रिमोट डेज को लेकर आने का मतलब है कि कंपनी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिलीव करती हैं कि अगर रिमोट डेज को लेकर आया गया, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ों को लेकर आया गया, वैसी चीज़ों को प्रमोट किया गया, तो यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं रहेगा, लॉयल्टी नहीं रहेगा, सीरियसनेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये जो रिमोट डेज है इनको लेकर नहीं आया जा रहा है। ठीक है, तो जो रीज़न है इट इज़ अनसरप्राइजिंग। इन इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड एल्सवेयर फिजिकल प्रेजेंस इन द ऑफिस स्टिल सिग्नल लॉयल्टी, डिसिप्लिन एंड सीरियसनेस। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि जो फिजिकल प्रेजेंस है ये अभी भी लॉयल्टी को दर्शाते हैं, डिसिप्लिन को दर्शाते हैं और सीरियसनेस को दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पे रिमोट डेज की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर यहाँ पे कहा गया है कि बहुत से जो वर्कर्स हैं दे रिमेन अनईजी, मतलब कि वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हेल्थ के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, उनको यहाँ पे उस टाइप का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, उनको यहाँ पे एक रिपोर्ट भी यहाँ पे बताती है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि स्टैटिका कंज्यूमर इनसाइट का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। क्यों यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम नहीं किया जा रहा है, तो इसका एग्जाम्पल लिया गया है कि जो रिमोट वर्कर्स हैं दे आर मोर प्रोन टू फिजिकल अलाइनमेंट
असाइनमेंट्स, बैक एच, हेड एक, आई स्ट्रेन, जॉइंट पेन मोर सो दैन द फैक्ट्री। ठीक है, मतलब कि वो यहाँ पे इन सारी चीज़ों के ज़्यादा शिकार हो जाएंगे अगर वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे किया गया। तो ये भी कुछ एक रीज़न है यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ, देखिए फीमेल और जो मेल है उनके जो डिफरेंसेस है वो हमें यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहे हैं। ओके, ये आप यहाँ पे सर्वे के जो डाटा है उसमें भी आपको यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये जो कोविड-19 जब से आया, कोविड-19 इसके बाद से अगर आप देखें तो जो रिमोट वर्क्स हैं ये यहाँ पे आने स्टार्ट हुए, क्योंकि आप देखेंगे कि 2 साल कंटिन्यूअस कहीं कहीं पे लॉकडाउन हमें देखने को मिला, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई, बंद हो गई, बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी। ओके, और जिसकी वजह से बहुत सी कंट्रीज़ के जो इकॉनमी थे वो बहुत बुरी तरीके से हैम्पर किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइम पे स्टार्ट किया गया कि वर्क फ्रॉम होम लेकर आया जाएगा और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो घर बैठे काम करेंगे। ठीक है, तो ये उस टाइम से ये चलता रहा और इसके बाद यहाँ पे इस चीज़ों में यहाँ पे मांग हम देखते रहे कि बढ़ती चली गई। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी इसके अंदर और कुछ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ओपिनियन सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर प्रॉमिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए कंप्लीट आर्टिकल को मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो इसका हेडिंग लिख लीजिएगा, रीडीमिंग इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रॉमिसेस। द यूनियन बजट 2025-26 इट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लान बाय अनाउंसिंग एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 100 गीगावाट ऑफ पावर जनरेटिंग कैपेसिटी बाय 2047 अप फ्रॉम द प्रेजेंट 8.18। तो अभी हमारे पास कितना है, 8.18 गीगावाट है। इसको 2047 तक कितने करने की बात की जा रही है, 100 गीगावाट करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये इंडिया का क्या है, ये इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्लान है। ठीक है, इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्लान है। और अभी आज के डेट में मैं आप सभी को बता दूं 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं। साथ ही साथ 2070 तक हम एक नेट ज़ीरो एमिशन का हमने जो टारगेट ले रखा है, उन सभी को अचीव करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिएगा। साइमल्टेनियसली द न्यूक्लियर Energy Mission announced a special allocation of 20,000 crore to develop at least 5 indigenous design operational small modular reactor by 2033। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, इन्होंने यहाँ पे एक स्पेशल एलोकेशन अनाउंस किया 20,000 करोड़ के आसपास का। यहाँ पे 5 इंडिजिनियसली डिजाइन और ऑपरेशनल स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, बाई कब तक, बाई 2033 तक। ठीक है, सच एम्बिशियस प्लान विल नीड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो बोथ डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ इंडियाज़ न्यूक्लियर जर्नी। देखिए इंडिया का जो न्यूक्लियर जर्नी है ये बहुत पुराना है। हमने अर्ली स्टार्ट इसमें किया और हमने सबसे पहला, एशिया का सबसे पहला यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पे ओपन किया था, जिसका नाम था अप्सरा, जिसको हमने लेकर आया कब, 1956 में। और इसके ऊपर काम हमने करना कब से स्टार्ट किया, 1963 से। ठीक है, तो यहाँ पे काम कब से स्टार्ट हुआ, 1963 से तारापुर में। ठीक है, तारापुर में यहाँ पे स्टार्ट हुआ। और एज अर्ली एज 1954 डॉक्टर होमी भाभा द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रेजेंटेड अ टारगेट ऑफ जनरेटिंग 8 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय 1980। समहाउ हमने ये टारगेट अचीव नहीं किया। ठीक है, मतलब कि 1980 तक हम चाहते थे कि 8 जो गीगावाट है वो हम न्यूक्लियर पावर से रिलीज करें। ठीक है, न्यूक्लियर पावर से हम मान के लेकर आए, लेकिन ये जो टारगेट है ये अचीव नहीं हो पाया। इसके पीछे की जो जर्नी है बहुत भयानक है। यू कैन से कि 1962 में हमने चाइना के साथ वॉर लड़ा, 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ा, 1970 में हमने बांग्लादेश के साथ वॉर लड़ा फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे और हमारी कंट्रीज़ में इंटरनल डिस्टर्बेंस हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से हमें यहाँ पे आउट रखा गया, बाहर रखा गया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारी जो जर्नी है वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती चली गई। इसकी वजह से हमारे जो टारगेट्स हैं उसको पुश डाउन करना पड़ा 2000 तक। ठीक है, 2000 तक पुश डाउन करना पड़ा, लेकिन हमने इस टारगेट को 8 से बढ़ा के कितना कर दिया, 10 कर दिया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द मोर ओवर
India took time to successfully indigenize the design of 220 मेगावाट प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर एम्प्लॉयड इन राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिया ने सक्सेसफुली इस चीज़ को डिज़ाइन किया, 220 मेगावाट का प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर को इन्होंने एम्प्लॉयड कर दिया राजस्थान में। इट एडवांटेज वॉज दैट इट यूज नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल। ठीक है, तो ये देखिए इसका मेन एडवांटेज क्या था कि नेचुरल यूरेनियम को एज अ फ्यूल के तौर पे यहाँ पे हम इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, सब्सिक्वेंटली द सेम 220 मेगावाट का जो यहाँ पे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर यहाँ पे जो यूनिट को स्टैब्लिश किया गया, कहाँ कहाँ पे, नरोरा में, कायगा में, कारकरापुर में और भी बहुत सारे जगहों पे इनको एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, और इस डिज़ाइन को यहाँ पे अपग्रेड किया गया टू 540 मेगावाट। ठीक है, 540 मेगावाट में इसको यहाँ पे अपग्रेड किया गया बाय 2005 और 2006। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, जिसकी वजह से हमने देखा कि यूएस की तरफ से हमें बहुत सारे नेगोशिएशन का सामना करना पड़ा, इंटेंस नेगोशिएशन का सामना करना पड़ा, इंडिया फाइनली गेन्ड एक्सेप्टेंस एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनएसजी में भी इंडिया को इसमें स्पेशल वेवर मिला। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, और देखिए इसमें मैं आप सभी को बता दूं कि इसके अंदर बहुत सारी हमने डिफ़िकल्टीज़ देखे हैं। गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक बहुत प्रेशर झेला है फ्रॉम द साइड ऑफ यूएस, फ्रॉम द साइड ऑफ डेवलप्ड कंट्री की इंडिया में न्यूक्लियर को लेकर टेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा उस टाइम पे क्या था, प्रेशर था। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए इस चीज़ को लिख लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो पॉइंट है इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 इंडिया का एनुअल पर कैपिटा इनकम को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। अभी हमारे पास कितना है, 2800 डॉलर है, इसको इंक्रीज करके $22,000 करना होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी को भी इंक्रीज करके $4 ट्रिलियन से $35 ट्रिलियन के आसपास लेके आना होगा, तभी हम जाके 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन के तौर पे अपनी कंट्री को हम देखेंगे। ओके, देयर इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, तो एक अच्छा हमें कोरिलेशन हमें देखने को मिल रहा है एनर्जी ग्रोथ का और यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन का और इकोनॉमिक ग्रोथ का। इन 2022 इंडिया पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन स्टूड एट 1208 किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपेयर टू 4600 किलोवाट इन चाइना में आप देखेंगे इस टाइम पे ये इतना था, इंडिया में कितना था इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन पर कैपिटा, 1208 के आसपास। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम पे कितना, 2022 में यूएस का कितना था, 12500 किलोवाट के आसपास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, कैसे यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज कैसे आगे बढ़ती जा रही हैं और डेवलपिंग कंट्रीज कैसे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इंडिया का पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना था, 1208 कंपेयर टू 4600 इन चाइना और 12500 इन यूएस। तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी करेंटली एट 480 गीगावाट विल हैव टू ग्रो 5-fold अकाउंटिंग फॉर ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से हमारे जो गीगावाट की पावर है इसको 480 से बढ़ा के यहाँ पे 5-fold हमें इंक्रीज करना होगा, 2000 के आसपास यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, 2000 गीगावाट के आसपास हमें यहाँ पे बढ़ाना होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हाउएवर सोलर, विंड एंड स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड ओनली इमिटेंट पावर्स। ठीक है, तो ये देखिए सोलर, विंड्स और जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं ये ओनली इमिटेंट्स पावर प्रोवाइड करते हैं। दिस इज वाई आउट ऑफ 2030 टेरावाट द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन 2024 रिन्यूएबल एनर्जी विद हाफ जनरेशन कैपेसिटी अकाउंटेड फॉर ओनली 240 टेरावाट। कोल फायर थर्मल प्लांट्स अकाउंटेड फॉर 75% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेशन। ठीक है, तो इसमें कोल फायर प्लांट्स का आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, लगभग 75% के आसपास का कंट्रीब्यूशन था इन द एनर्जी जनरेशन। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2021 एट ग्लासगो COP26 ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2030। देखिए 2070 तक हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि नेट जीरो के जो एमिशन है इसको अचीव कर ले। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है इसको हम अचीव कर ले। ओके, और हमारे जो नॉन फॉसिल फ्यूल से हम जो एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है इसको इंक्रीज करके 500 गीगावाट तक बढ़ाएंगे
2030 तक वाइल मीटिंग 50% ऑफ एनर्जी डिमांड थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, इसमें से हम 50% जो इसका एनर्जी का डिमांड है वो किससे मीट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से हम मीट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कमिटमेंट किया है 2021 के ग्लासगो में COP26 की मीटिंग में। तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, किस फील्ड में, सोलर की फील्ड में, रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में, हाइड्रो की फील्ड में, विंड की फील्ड में, बायोमास की फील्ड में। तो इन सारे फील्ड में ओवरऑल एनर्जी जो सेक्टर है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, marking the most important thing in this article that government is looking at 3 route। ठीक है, यहाँ पे 3 रूट की तरफ गवर्नमेंट देख रही है। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तीनों को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला, टू स्टैंडर्डाइज द 220 मेगावाट PHWR डिजाइन एंड अप्लाई टू भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस डिज़ाइन को स्टैंडर्डाइज किया जाए, साथ ही साथ भारत स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर पे इसको अप्लाई किया जाए, विच वुड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट और कमीशनिंग टाइमिंग। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, कॉस्ट की जो इसका कॉस्ट है इसको रिड्यूस करेगा, साथ ही साथ टाइम है उसको कमीशन करेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लेना है। दूसरा जो ट्रैक यहाँ पे बताया है, टू स्केल अप द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्लान्स फॉर 700 मेगावाट PHWR बाय फैसिलिटेटिंग लैंड एक्विजिशन, स्ट्रीमलाइनिंग लाइसेंस एंड स्ट्रेंथनिंग इंडिजीनियस सप्लाई चेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे स्केल अप करने की बात की गई है। ओके, ताकि यहाँ पे क्या किया जा सके, हम प्रॉपर इस चीज़ों में फोकस किया जा सके। ओके, और इसको कैसे किया जा सकता है, लैंड एक्विजिशन को फैसिलिटेट करके, ठीक है, लाइसेंस को स्ट्रीमलाइन करके और साथ ही साथ इंडिजीनियस सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करके। तीसरा यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया है चीज़ों को, जैसे कि तीसरा यहाँ पे बताया, एक्सेलरेट नेगोशिएशन विद पार्टनर इन फ्रांस US दैट हैव बीन मूविंग एट अ ग्लेशियल पेस फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे ऑथर ने बताया है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नेगोशिएशन किया जाए। जो बाकी अदर डेवलप्ड कंट्रीज जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं पिछले प्रीवियस कुछ 15 सालों में हमने देखा है, फ्रांस और US को जिस स्पीड से वो बढ़ रहे हैं, उनसे हम यहाँ पे कांटेक्ट करें, उनसे हम यहाँ पे नेगोशिएट करें कि उनके जो टेक्निक्स हैं, उनके जो यहाँ पे चीज़ें हैं, उनको हमारी कंट्री में हम लेकर आएँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, नाउ यहाँ पे इन सारी चीज़ों को करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट करके बताया है कि प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्राइवेट कंपनीज़ को हमें यहाँ पे इसके अंदर लेकर आना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जैसे कि टाटाज हो गए, अडानीज हो गए, अंबानीज हो गए, वेदांता हो गए। तो इन कंपनीज़ को हमारे पास लेके आना होगा। ठीक है, हमारे पास इनको लेके आना होगा, इनको हमारे प्लान के बारे में बताना होगा और उसी के अकॉर्डिंग इनको काम भी कराना होगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। होप आप लोगों को इस आर्टिकल में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, 12th पेज पे मूव करते हैं। आफ्टर ग्लोरियस कैरियर MiG-21 फाइटर जेट्स टू रिटायर इन सितंबर। ठीक है, तो सितंबर में MiG-21 जो फाइटर जेट्स हैं इनको रिटायर किया जा रहा है। यहाँ पे एक सेरेमनियल जो सेंड ऑफ है वो यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा चंडीगढ़ एयरबेस पे, और इसको रिप्लेस कौन करेगा, इंडिजिनियसली बिल्ड, इंडिजिनियसली डेवलप्ड तेजस Mark 1। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। MiG-21 फाइटर जेट्स को कौन रिप्लेस करने वाला है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड तेजस Mark 1 यहाँ पे इस चीज़ को रिप्लेस करेगा। तो देखिए, ऑफकोर्स इसको 1963 में MiG-21 को पहली बार लेकर आया गया था, 1963 में। उसके बाद से आप देखेंगे कि 65 में इसको यूज़ किया गया। ठीक है, 65 में इसको यूज़ किया गया पाकिस्तान के साथ वॉर में, 71 में इसको यूज़ किया गया कारगिल वॉर में यूज़ किया गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक में यूज़ किया गया, और मोर रिसेंटली अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका यूज़ किया गया है। तो ये MiG-21 जो कि एक सिंगल इंजन सुपरसोनिक जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसको यहाँ पे अभी रिटायर किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम पे विंग कमांडर अभिनंदन वनथर्मन जी ने इसको यूज़ किया था पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को शॉट डाउन करने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है,
इसके लगभग 700 एयरक्राफ्ट हमारे पास हैं अदर वेरिएंट्स के। तो ये ज़्यादातर जो एयरक्राफ्ट्स हैं इसको डोमेस्टिकली बिल्ड किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोगों को लिख लेना है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, जो कि इसी के पैरेलल में है। आर्मी गेट्स फर्स्ट बैच ऑफ एडवांस अपाची हेलीकॉप्टर फ्रॉम यूएस से इंडियन आर्मी को अपाची हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिल गया है। ओके, तो ये भी लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे सक्सेसफुली इनको मिला है कहाँ पे, हिंडन एयर बेस पे। ओके, और जो इंडक्शन है दिस एडवांस कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का, इट विल ब्लास्टर आर्मीज ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज अलॉन्ग द वेस्टर्न बॉर्डर्स एंड हाई एल्टीट्यूड एरियाज। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑफकोर्स ये जो इस टाइप के हेलीकॉप्टर्स हमारे इंडियन आर्मी में आ रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे इंक्रीज होंगे, उसको यहाँ पे एक बढ़ने में मदद मिलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, अहेड ऑफ पीएम विजिट इंडिया हाईलाइट्स प्रेजेंस ऑफ खालिस्तानीज इन यूके। तो देखिए बायलैटरल ट्रेड यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है इंडिया और यूके के बीच में, जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। ओके, इंडिया इज लाइकली टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज लाइकली टू विजिट यूएस, और यहाँ पे देखिए बहुत से टॉपिक्स पे बात होगा बायलैटरल ट्रेड के साथ साथ यहाँ पे खालिस्तानीज के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। पॉल पैनल हैज़ होल्ड इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली। तो यहाँ पे देखिए पॉल पैनल को कहा गया है कि इलेक्शन जितना जल्द से हो सके, जितना जल्द अरेंज कराइए, ताकि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है इसको यहाँ पे भरा जा सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिन तक खाली नहीं रह सकता है। ठीक है, अभी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि जो डिप्टी चेयरमैन है वो यहाँ पे आरएस की जो प्रोसीडिंग है, राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग है उसको यहाँ पे होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हैं वो यहाँ पे कैसे होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, जिसमें मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इन ओवर 90% ऑफ सीवर डेथ वर्कर्स हैड नो सेफ्टी गियर्स। ठीक है, यहाँ पे एक ऑडिट कराया गया और उस ऑडिट में पता चला कि 90% जो यहाँ पे वर्कर डाई किए, मतलब जिनकी डेथ हुई है इन क्लीनिंग द सीवर, उनके पास यहाँ पे सेफ्टी गियर्स नहीं थे, पर्सनलाइज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं थे। इट इज़ एज पर अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सोशल ऑडिट कमीशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ने ये एक ऑडिट कंडक्ट करवाया और इस ऑडिट में हमें ये पता चला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। इन सितंबर 2023 द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री कमीशन अ स्टडी इनटू hazardous cleaning death which analyzed the circumstances surrounding 54 such deaths in 17 districts across 8 state and union territories that occurred in between 2022 and 23। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट डाटा से हमें पता चलता है लगभग 150 जो लोग हैं जिनकी डेथ हुई है ड्यू टू हार्जिनियस क्लीनिंग ड्यूरिंग द ईयर बिटवीन 2022 और 2023 के बीच में। ठीक है, तो 2022 और 23 के बीच में लगभग 150 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इंडिया और यूएस के जो ट्रेड डील है उसमें अभी भी एग्रीकल्चरल एक इशू है, डेडलॉक है और अभी भी ये एग्जिस्ट कर रहा है। हालांकि इसके ऊपर बातचीत चल रही है, जैसे ही इसके ऊपर कोई डिसीजन आता है मैं आपको यहाँ पे नोटिफाई कर दूंगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। एक्सट्रीम वेदर में हार्म इंडियन सिटीज एंड कॉज बिलियंस ऑफ डॉलर इन लॉस। देखिए एक्सट्रीम वेदर की वजह से हमें यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पे पैसे हैं या फिर इकोनॉमिकली जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ऐसा यहाँ पे हमें एक नए वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है जिसका टाइटल है टुवर्ड रिजिलियंट एंड प्रॉस्परस सिटीज इन इंडिया, तो इसको यहाँ पे किसके साथ कोलैबोरेट करके प्रिपेयर किया गया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करके इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। और ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से इंडिया को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो सकता है इन फ्यूचर में, और साथ ही साथ अगर इसके ऊपर टाइमली एक्शन नहीं लिया गया तो हमें यहाँ पे इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। ओके, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि देखिए इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ऑलमोस्ट डबल बाय 2050 टू 951 मिलियन एंड मोर देन 144 मिलियन न्यू होम्स विल बी नीडेड बाय 2070। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो चीज़ें हैं वो और इंटेंस होती जा रही हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड सेक्शन में 21 चिल्ड्रन डाइड फ्रॉम स्टार्वेशन इन 72 आवर इन गाजा। गाजा में आप देखेंगे कि हॉस्पिटल ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 21 चिल्ड्रंस की डेथ हो गई है स्टार्वेशन की वजह से
इन 72 आवर्स में, 72 घंटों में। ओके, और ये किसकी वजह से हो रहा है? इसराइल की जो अटैक्स हैं उनकी वजह से हो रहा है। वो इनको यहाँ पे चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, मतलब कि जो एड्स हैं वो यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यूएस डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ यूनेस्को अगेन 2 ईयर आफ्टर रीज्वाइनिंग। यहाँ पे देखिए यूनेस्को से यहाँ पे पुल आउट करने का डिसीजन यहाँ पे यूएस की तरफ से आया है, और इन्होंने ये डिसीजन लिया है आफ्टर ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। 2 साल के जस्ट बाद ही इन्होंने ये डिसीजन लिया है। इन्होंने इससे पहले कब छोड़ा था? 2018 में छोड़ा था। छोड़ने के पीछे का जो रीज़न है ये बताया जा रहा है कि कंट्रीज़ के नेशनल इंटरेस्ट के हित में ये डिसीजन लिया जा रहा है, और यहाँ पे देखिए एजेंसी प्रमोट कर रहे हैं, एंटी इसराइल स्पीच को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यूनेस्को को यूएस एग्जिट कर रही है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दैट सेट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।